हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 7 से 8 इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ स्टॉक से जुड़ी हुई है, कुछ जनरल खबरें भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आईपीओ के साथ। यस, आईपीओ का बाजार अभी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट अभी भी लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अच्छा ही कर रहा है करके। ठीक है, शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। सो आईपीओ की बात करें तो एक और नया आईपीओ हम लोग को देखने को मिल चुका है। कौन सा? जुपिटर लाइफलाइन आईपीओ। यस दोस्तों, सो जुपिटर लाइफलाइन आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो उसका फिलहाल तो प्राइस कितना बताया जा रहा है, 735 टॉप लेवल की बात करें। एंड उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, तो प्रीमियम चल रहा है 285 के आसपास, अगर टॉप लेवल की अगर हम लोग बात करें तो। सो मतलब अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ जीएमपी के हिसाब से तो कितना मोटा मोटी प्रीमियम बनता है, लगभग 33% के आसपास। सो 33% भी अगर देखा गया तो एक अच्छा ही यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे माना जाता है। सो अगर आप इस आईपीओ में अगर यहाँ पे जाना चाहते हो तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में जस्ट आपको सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी मार्केट चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है अभी आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्शन। एंड उसी चीज़ को पकड़कर बहुत सारा खेल खेला जाने वाला है। पॉलिटिक्स शुरू यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, विदेश की ओर से भी चीज़ें और भी यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके चलते सरकार को भी बार बार टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। यस, कौन सी चीज़? अदानी से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सर कौन सा टॉपिक किधर लेके जा रहे हो, आईपीओ की बात हो रही है, आप अदानी से रिलेटेड किधर चीज़? नहीं नहीं भाई, फुल लिंक है, आप समझो इस चीज़ को। सो अदानी से रिलेटेड दोस्तों नेक्स्ट सुनवाई कब है? यस, 15 सितंबर को। एंड इस आईपीओ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये आईपीओ की अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो वो कब है? 18 सितंबर को। ठीक है, तो 15 सितंबर ये मैं बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो 15 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या सुनवाई होगी, अच्छी खबर आएगी या फिर बुरी खबर आएगी, इसके चलते यस इंडेक्स के ऊपर भी हम लोग को अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। सो बस मेरा बोलने का मकसद एक ही था दोस्तों कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो तो ये एक पॉइंट को कंसिडर करना एंड उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया करके। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में अगर कुछ भी 19-20 अगर हो जाता है तो हाँ इजीली प्रीमियम यहाँ पे घटने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए ये पॉइंट को भी आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं अपनी पर्सनल बात अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो शायद से मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं अपनी बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का रिस्क है एंड सारी चीज़ों को अगर देखें, जीएमपी भी 30% के आसपास ही है, जो कि प्लस माइनस होता रहेगा। 30 का 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। एंड जिस प्रकार की अनसर्टिनिटी है उस हिसाब को देखकर शायद से मैं इस वक्त एचएनआई कैटेगरी में ना जाऊँ, नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में ही चला जाऊँगा। ठीक है, छोटा मोटा यहाँ पे अगर पैसा बन भी गया तो चल जाएगा यहाँ पे। ये मैंने मेरे साइड से बात आप लोगों को बोल दी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, कभी भी अगर आप सिचुएशन में मतलब इसे अप्लाई विप्लाई करने जा रहे हो तो ऐसी जितने भी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं, प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं, उनको ज़रूर फोकस में रखना एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे आप लोगों ने लेने चाहिए। एमपीसी की बैठक है कि नहीं, एफओएमसी की बैठक है कि नहीं, मार्केट में क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा बहुत चेक करना होता है। ठीक है, हाँ अगर इसका प्रीमियम एकदम ही खतरनाक कुछ होता है 60 70 80 90%, तो फिर हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इतना प्रीमियम फिर नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इसीलिए ये टॉपिक को मैंने थोड़ा ज़्यादा कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यस, कल के दिन जो हमें एक रिपोर्ट के जरिए खबर क्यों ना देखने को मिले, तो इसके चलते डिक्सन टेक में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, वैसे कुछ देखने को मिला है, 2% के आसपास गिरा है। तो खबर क्या है, वही लैपटॉप से रिलेटेड, जो बाहर से विदेश से जो लैपटॉप यहाँ पे इंडिया में आते थे, तो सरकार ने सडनली एकदम सरप्राइज दिया था कि हम लोग यहाँ पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बैन कर रहे हैं करके ये वो। तो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि चीज़ को वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दे करके। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहाँ पे इंडिया में जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट येस टाइम मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप सडनली कोई भी रूल लेकर आओ करके। तो इसी चीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही कि 1 साल तक ये आगे पोस्टपोन अगर हो गया तो डिक्सन टेक को थोड़ा बहुत हम लोग को इस चीज़ के चलते नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो एचसीएल इन्फोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसको भी इस खबर का अच्छा खासा फायदा मिला था जब ये खबर आई थी। बट देखिए ये जो स्टॉक्स थे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो कोई इन्वेस्टमेंट वाला तो ये स्टॉक नज़र आता नहीं है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक। एंड इसलिए अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो हम लोग को हरकतें देखने को मिली थी, जैसे ये खबर आई थी रॉकेट की तरह तेजी हुई, उसके बाद स्टॉक नीचे आया। मतलब क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी थी। ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या होता है दोस्तों, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा सालों साल लेकर उसको नहीं चल सकते। ठीक है,
एक टाइम होता है, वहाँ तक आपको प्रॉफिट लेकर चलना पड़ता है, उसके बाद फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकलना भी पड़ता है। अगर आप नहीं निकलोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये भी चीज़ हम लोग को उस स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिली थी, तभी मैंने आप लोगों को ये इससे रिलेटेड वार्निंग दी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे HUL, यस HUL से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो ये स्टॉक कैसा है? अच्छा कंपनी है, यूजुअली देखा गया तो इसके और देखा जाता है 5 साल में तो एटलीस्ट इसने पैसे को डबल करके देना चाहिए। मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने की नहीं। अगर देखा गया उस हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस देता है, बट अगर अभी तक अगर देखा गया तो 5 साल के इसके रिटर्न्स कितने बने? केवल 53% ही बने हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस इसने यहाँ पे ज़रूर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी तो यहाँ पे खराब नहीं है, बट बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इंडेक्स वाला स्टॉक है, FMCG की नंबर 1 कंपनी है। तो इस हिसाब से आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आपको छोटे छोटे कंपनीज ही यहाँ पे पिक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डिवीज लैब, यस डिवीज लैब कैसी कंपनी है? डिवीज लैब तो एकदम फार्मा सेक्टर की ये भी नंबर 1 कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। एंड फार्मा ने बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड उसके बाद तो गिरावट के लिए एक बहुत अच्छा खासा रीजन भी यहाँ पे मिल चुका है। इंडेक्स वाली कंपनी है एंड बेसिकली इंडेक्स वाली कंपनीज में हम लोग क्या सोचते हैं कि यस 5 साल में यूजुअली जैसे अभी आपको बोला कि नॉर्मल एवरेज रिटर्न डबल के आसपास ये पैसा करके दे देते हैं। अभी डिवीज लैब ने तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रिटर्न्स यहाँ पे दिए थे, लगभग 250% के आसपास रिटर्न्स यहाँ पे दिए थे एंड उसके बाद गिरावट के लिए एक अच्छा खासा रीजन मिल गया, तो प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें हम लोग को जमकर होते हुए देखने को मिली है। डिवीज लैब अगर आपके पास है तो कोई पैनिक भी करने की जरूरत नहीं, बहुत कमाल की कंपनी है। बट यहाँ API सेगमेंट से रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एंड इतने कमाल के रिटर्न्स अगर आपको ऑलरेडी कोई कंपनी बनाकर दे चुकी है तो वहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड वही चीज़ डिवीज लैब में भी हम लोग को देखने को मिली है। मैंने तो 250 कम ही बोल दिया, आप देख सकते हो 300% के रिटर्न दिए हैं, जस्ट इमेजिन। और ये बड़ी कंपनी है, ऐसी नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी करके। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ये थोड़ा बहुत हम लोग को रुकते हुए देखने को मिला। एंटायर फार्मा सेक्टर में ही वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, मतलब ये कोई लॉस में निकलने वाली कंपनी नहीं, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्पाइस जेट, यस स्पाइस जेट प्योर ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो अभी तक कंसिस्टेंसी नज़र यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, हाँ ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आप इसको ट्रेडिंग वाला बोलते हो, उसको इन्वेस्टमेंट वाला बोलते हो, कैसे समझ में आना चाहिए कि वो ट्रेडिंग है कि इन्वेस्टमेंट? तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर, कंपनी का बिजनेस एंड वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक आध बार कोई सेंचुरी लगा दे तो उसको हम लोग ओपनिंग बैट्समैन नहीं बना सकते। वो कितना कंसिस्टेंटली खेलता है, फिर वो 40-50-20, 40-50, 40-50 अगर स्कोर कर रहा है स्टिल उसको हम लोग बैट्समैन बोलेंगे। बट कोई बैट्समैन 1, 2, 4, 5, 6, 0 ऐसा करके बीच में सडनली सेंचुरी लगा देता है तो वो बैट्समैन नहीं हुआ। तो ये चीज़ों को अंतर हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जो कंपनियां कंसिस्टेंट होती है ना दोस्तों, ठीक है वहाँ पे भी हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल जाते हैं, बट यूजुअली जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा प्लेयर रहेगा ना वो कभी कभार 0 पे आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो स्पाइस जेट देखा गया तो हाँ ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नजर आता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है। ये देखिए इतना कोई खास यहाँ पे नहीं होता है, तेजी टिक नहीं पाती है। मतलब जो स्कोर ये करता है ना, बीच बीच में देखिए सेंचुरी लगा दी यहाँ पे, बट उसको वो मेंटेन नहीं कर पाया, देन वापस 0 पे सिंगल रन पे आउट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है एंड ये देखिए तेजी टिक नहीं पाती इस चीज़ के चलते। तो बीच बीच में ये डबल होता रहेगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है एंड खबरें आती रहेगी। ठीक है, जो स्टॉक ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंड ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो वहाँ पे अगर एकदम ही अच्छी खबर आ जाए, जैसे कि इसकी सर्वाइवल से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती है, तो इनका भी जो कोर्ट से रिलेटेड इनके कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है। फिलहाल तो कोर्ट यहाँ पे बता रहा है एयरलाइन को कि भाई आपका जो लेसर के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व कर दो करके। अगर ऐसा रिजॉल्व यहाँ पे हो जाता है तो स्पाइस जेट यहाँ पे बच जाएगा। तो यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो 20% का सर्किट यहाँ पे लगा है। तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको पिक करने जाओगे तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। अभी जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, क्योंकि वैसा तो हम लोग आपको यहाँ पे ये चीज़ बोल नहीं सकते। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों IPL। यस IPL की अगर हम लोग बात करें, कितना बड़ा बिजनेस है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है एंड इसी से रिलेटेड एक खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि 3 IPL ऐसी कंपनीज है जो कि अपने वैल्यू को अनलॉक करने के लिए शायद से लिस्टिंग का सहारा ले सकती है। मतलब यस शेयर मार्केट में वो आने की बातें यहाँ पे कर रहे करके। ठीक है, ऑब्वियसली ये कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्कशन इनिशियल स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे, अलाउ भी है नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा कौन से 3 कंपनीज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों किंग्स 11 पंजाब, देन दिल्ली कैपिटल्स एंड उसी के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स का भी नाम यहाँ पे फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आएंगे नहीं आएंगे वो तो देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाते तो फंड रेज करने की कोशिश वो यहाँ पे ज़रूर करेंगे। ठीक है, राजस्थान रॉयल थोड़ा प्राइवेट इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने की कोशिश करेंगे। बाकी किंग्स 11 एंड दिल्ली कैपिटल की बात करें तो पब्लिक के थ्रू, मतलब इनका IPO भी यहाँ पे आ सकता है।
इसके थ्रू यहाँ पे वो फंड यहाँ पे रेज कर सकते हैं। अभी होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा, क्या खबर निकल कर आ जाती है। देन हम लोग बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड कल के दिन, परसों के दिन ही थोड़ी सी बैड न्यूज़ देखने को मिली थी। बैड न्यूज़ तो बोल नहीं सकते, क्लैरिफिकेशन ही था कि जो जेसी फ्लावर की बात करें, एआरसी से रिलेटेड बात करें, ठीक है, वो कितना भी वापस पैसे को रिकवर कर ले, येस बैंक को उससे रिलेटेड एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बीच में स्टॉक क्यों भागा था? क्योंकि लोगों को लगा था यहाँ पे कि इनके जो 10% का स्टेक देखने को मिल रहा है, तो ये एआरसी से रिलेटेड जो भी पैसा वापस आएगा, कुछ स्टेक येस बैंक को यहाँ पे जरूर मिलेगा। मतलब अपना जो पैसा अटका हुआ है वापस इनको मिलते जाएगा। तो थोड़ा सा बैंक खुश होगा, क्योंकि ये जो बैंक है वो पैसों के लिए यहाँ पे तरस रहा है। ठीक है, ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई जेसी फ्लावर जो भी यहाँ पे रिकवरी कर दे, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं करके। तो इस चीज़ के चलते डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिली है। तो येस बैंक देखा गया डूबेगा तो नहीं, डूबना होता तो पहले डूब जाता, आरबीआई यहाँ पे है करके। बट हाँ, वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो वहाँ पे अभी तक कंसिस्टेंसी यहाँ पे नज़र नहीं आती है। छोटा मोटा बीच में डबल ट्रिपल स्कोर यहाँ पे करता रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट, आज के दिन 2.5% की गिरावट है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। टेक्सटाइल कंपनीज ने थोड़ा सा अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। इस चीज़ के चलते कल के दिन भी नहीं, पिछले हम लोग 5-6 दिन की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ट्राइडेंट ने भी यहाँ पे दिखाया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर होते हुए देखने को मिल चुका है यहाँ पे। सो जियो फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यस, अभी हम लोग को इंडाइसेस जितने भी है, निफ्टी 50 की बात करें और भी अलग अलग इंडाइसेस, जहाँ पे आपको रिलायंस देखने को मिल जाता है ना, वहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये बहुत बड़े इंडेक्स के नाम है, इसलिए उन्हीं का नाम सामने आ रहा था। बट नहीं, और भी अलग अलग इंडेक्सेस है, वहाँ से भी अभी हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। दैन दोस्तों, मज़ेदार बात ये भी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो नेक्स्ट लार्ज कैप का जो यहाँ पे इंक्लूजन यहाँ पे रहता है, ठीक है, उसमें हम लोगों को जनवरी 2024 तक वापस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लार्ज कैप में ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब एमफी की जो लिस्ट यहाँ पे बनती है ना, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप से रिलेटेड, यस, तो 2024 में जो एक रीबैलेंस यहाँ पे होगा कि किसको एंटर करना है, किसको निकालना है, तो वापस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वहाँ पे एंट्री हो सकती है जनवरी 2024 में। ठीक है, तो ये भी बात फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। अभी ये रिपोर्ट्स किसने निकाला है? शायद से नुआमा ने ये रिपोर्ट निकाला है, तो इसके चलते ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सो अगर एमफी के लिस्ट में अगर लार्ज कैप में कोई अगर ऐड हो जाते तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड भी उसमें हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी ये होगा नहीं होगा वो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा जनवरी में, क्या इसको जगह मिलती है भी या नहीं। अगर जगह मिल गई तो डेफिनेटली अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। सो जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, इनके बिजनेस तो अभी तक इतना कुछ स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, जो नाम है जियो एंड इसके पीछे जो कंपनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसके चलते इस स्टॉक में हम लोग को ज़्यादा हलचलें होते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।